This video provides an insightful overview of electoral politics in India. It covers key aspects relevant to the syllabuses of XTH Standard in Maharashtra State Board and IXTH Standard in CBSE. Exploring the fundamentals, it aims to enhance knowledge and understanding. Delving into various concepts, it discusses the electoral system, political parties, elections, and the role of citizens. The video aids in comprehending the significance of elections in a democracy and showcases the power of voting. By aligning with the syllabus, it facilitates students' learning process, fostering a deeper understanding of electoral politics in India. Engaging and informative, this video enlightens viewers and enriches their knowledge on the subject matter. Okay, people, we were doing electoral politics yesterday and we'll continue with that. तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और क्या है भाई साहब, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो हमारे देश में पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो आपके भाई साहब सेंटर लेवल पे हो, चाहे भाई साहब स्टेट लेवल पे हो, चाहे विलेज लेवल पे हो, ये सारे इलेक्शंस को कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन। इट इज़ अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है, इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी। और जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको फ्रीली और फेयरली करवाना इनका उत्तरदायित्व है, ठीक है। दे आर द वंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। सो द सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑल थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो इस 3 मेंबर की एक बॉडी होती है, ये लोग डिसाइड करते हैं कब इलेक्शन होगा, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कब कब इलेक्शंस होगा, और पूरे इलेक्शन का सुपरविजन करना, मतलब जैसे बहुत सारे नियम और कानून के तहत इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे समझो कि भाई साहब अगर आपका इलेक्शन कल है तो आज सारी कैंपेनिंग बंद हो जानी चाहिए, 24 घंटे पहले सारी कैंपेनिंग आपकी बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपके तौर तरीके नियम है, ठीक है। अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं कर रहा है तो उस पर फाइन लगता है या वो उसका कैंडिडेचर भी नलफाई हो सकता है, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें, सारे इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक से मॉनिटर करना, सारे इलेक्शंस के प्रोसेस को ठीक से देखना हुआ है कि नहीं और रिजल्ट्स डिक्लेयर करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या इनको कोई भी चैलेंज कर सकता है? क्या इनको कोई भी दबाव में काम करवा सकता है? नहीं, ठीक है। खुद गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होगी वो भी इनको कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट। जैसे हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, देखो जस्टिस सिस्टम जैसा हमारा इंडिपेंडेंट होता है वैसा ही इलेक्शन कमीशन भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इट डजंट वर्क अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगा फिर वो काम करेगी, ऐसा नहीं है। उसको अगर इलेक्शन कमीशन ने बोला हमको इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना पुलिस फोर्स चाहिए तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। इतनी गाड़ियां चाहिए तो देना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। दैट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, गवर्नमेंट के अंडर ये काम नहीं करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर सकती है, ठीक है। हाँ, अगर किसी पार्टी को लगता है, इफ अ पार्टी फील्स कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, देन दे कैन चैलेंज, ठीक है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, देन दे कैन चैलेंज। तो इलेक्शन कमीशन में वो चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट पे केस चल सकता है, ठीक है। दैट कैन बी डन, लेकिन अपने प्रूफ के साथ उनको आना पड़ेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या क्या करता है? इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। पूरा जितना भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है और इलेक्शन का कंट्रोल, ये पूरा कौन देखता है भाई साहब? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ऑन एवरी एस्पेक्ट। भाई दूज आज है क्या? नहीं, भाई दूज आज है क्या? नहीं, वो जो भाव बीज जो भी है तुम्हारा आज ही है क्या? कल है, ओके, ठीक है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट। सो जितने भी पार्टीज हैं उनके कंडक्ट पे सारा डिसीजन यही लेती है, एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। पूरे इलेक्शन को यही कंट्रोल करती है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इलेक्शन इस दिन होगा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस दिन होगा, इस वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। और रिजल्ट तक के डिक्लेरेशन पे सारा जितना भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह हैंडल करता है, ठीक है। इट हैज नो इंटरफेरेंस व्हाटसोएवर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं चलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई साहब इस तारीख को इलेक्शन होना है तो होना है, इतना फोर्स चाहिए, इतने लोग चाहिए, कुछ नहीं बोल सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सिर्फ इनको हेल्प करना है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑब्जेक्ट एनीथिंग। रूलिंग पार्टी हो, ऑपोजिशन पार्टी हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। फ्रीली और फेयरली इलेक्शंस करवाना ये इलेक्शन कमीशन का मेन फंक्शन है, ठीक है। आर वी क्लियर?
Okay. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। हमने देखा कल की बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, इनको इंप्लीमेंट करना, और कोई भी पार्टी अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती है तो उसको वैसा पनिश करती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, तो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है वैसा टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है। प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन। देखो जो भी सरकार पावर में रहेगी, रास्ता उसका, व्हीकल्स उसके, ठीक है, सारे ऑर्डर्स वो दे सकती है। समझ लो अगर एक पार्टी है जो पावर में है, उसने वैसा रोक टोक लगा दी दूसरे पार्टी का शहर में एंट्री का, कर सकती है वैसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। जो रूलिंग पार्टी होगी वो एडवांटेज में रहेगी, ठीक है। रूलिंग पार्टी विल ऑलवेज बी एट एन एडवांटेज टू यूज द गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन को पता चला कि कोई बस, पब्लिक बस या ट्रेन ये इलेक्शन कैंपेन्स के लिए यूज हुआ है बाय द रूलिंग पार्टी, तो वो वैसा रूलिंग पार्टी को भी चैलेंज कर सकती है, ठीक है। रूलिंग पार्टी को भी फाइन लगा सकती है, रूलिंग पार्टी को भी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के इल्जाम लगा सकती है और उस पर पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। रूलिंग पार्टी के कैंडिडेचर भी बर्खास्त हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हाँ, फाइन भरना ही पड़ेगा। फाइन नहीं भरा तो तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, तुम मतलब कैंडिडेट हो नहीं सकते, फिर तुम्हारा इलेक्शन रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फाइन आपको भरना ही पड़ेगा। फाइन देखो जो सजाएं होती हैं वो ऐसा नहीं है कि हर बार फाइन पे ही खत्म हो जाए। हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा वायलेशन कर दिया हो कि आपको बस अब निलंबित किया जाता है, आप उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे, आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल, आपको वोट मिले हो ना मिले हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अनफेयर मीन्स यूज़ किया है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल। जैसे तुम भाई साहब एग्ज़ाम देने गए, समझ लो बोर्ड के एग्ज़ाम देने गए, और अगर तुम नहीं कोई और समझ लो, ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट गोज एंड वो चीटिंग में अगर पकड़ा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो कैंसिल ना भाई साहब। तो कितना भी लिखा हो, कितना भी भर भर के पेज लिखा हो, अगर उसको पकड़ा गया तो उसका कैंडिडेट कैंसिल, वो फेल होगा, है ना। तो इसी तरह से भाई साहब आपका दिस इज ऑल्सो समथिंग एट दैट इज देयर कि अगर आपने गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ किया है इलेक्शन को जीतने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ये फाइंड आउट करता है, देन आप निलंबित हो सकते हैं, ठीक है। आपको फाइन लग सकता है, निलंबित हो सकते हैं। कहीं पे भी आपने कोड ऑफ कंडक्ट को अगर वायलेट किया होगा, किसी भी पार्टी के हो, आप रूलिंग पार्टी के हो, अपोजिशन पार्टी के हो, एनीथिंग, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया बस, ठीक है। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कभी कभी जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर देगी। ये वाला ऑफिसर बहुत खड़ूस है, ये हमको ठीक से काम करने नहीं देगा, इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ट्रांसफर आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कायदे कानून हैं, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, किस लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारा आपको भाई साहब बताना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसके पोस्ट से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ये बहुत अच्छे ऑफिसर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे वो हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे तरीक़ों से भी आप ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी बैड परफॉर्मेंस की वजह से भी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जिस भी रीज़न से आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे वो रीज़न आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन पर्पसेस के लिए आप देख रहे हैं कि कोई ऑफिसर बहुत खड़ूस है, गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत खड़ूस है, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम स्मूथली यहाँ पे काम कर सके, और ये अगर इलेक्शन कमीशन को पता चलता है, इलेक्शन कमीशन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, ठीक है। When on election duty, government officers working under the control of the election commission and not the government, जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, देखिए आपने देखा रहेगा गाड़ियों में लिखा रहता है ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इलेक्शन ड्यूटी पे है तो वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट के तौर तरीके उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, इलेक्शन कमीशन का सर्वेंट है जब तक वो इलेक्शन ड्यूटी पे है। समझ में आ रहा है? समझ लो एक कोई पर्सन है ए, और ये भाई साहब पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया। जब तक वो नॉर्मल अपना काम काज कर रहे हैं तो ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्लियर, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेट्स से इलेक्शन आ गया तो इनके ऊपर इलेक्शन ड्यूटी लगी, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी लगी। लेट्स से 5 दिन तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे वार्ड्स में इलेक्शन हो रहा है। इन 5 दिनों में ये जो भी काम करेंगे, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहे, इन 5 दिनों में ही विल बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू इलेक्शन कमीशन। पगार उनको वही मिलती रहेगी, बट ही विल बी सर्विंग द इलेक्शन कमीशन। इन 5 दिनों में इनका रिपोर्टिंग गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ही इज नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द 5 days, ही विल बी एन इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के पास इतना बड़ा अलग से फोर्स नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शंस नहीं हो रहेंगे तब क्या करेगी गवर्नमेंट? तो इलेक्शन कमीशन
3 मेंबर्स से बनी हुई है, या 3 मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन। पूरे इंडिया में इलेक्शंस यही डिसाइड करते हैं। तो इनको सपोर्टिंग स्टाफ तो लगेगा। अभी आप सोचिए कि भाई 5 साल तक इलेक्शंस नहीं होंगे, राइट, 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तो अगर इनको पूरी फोर्स दे दी गई तो उन फोर्स का क्या करेंगे हम 5 साल तक। तो इसीलिए इनका कोई अलग से टीम नहीं है। इलेक्शन कमीशन डजंट हैव अ टीम ऑफ इट्स ओन, ठीक है। लेकिन तो इसलिए क्या करती है भाई साहब, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है काम का, जैसे आपका कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस में है, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब इलेक्शन के दिन में तो स्कूल बंद ही रहते हैं, तो इन टीचर्स को वो उठाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और जिन प्रोफेशंस में इन लोग हायर करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट नंबर ऑफ डेज दे विल बी वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट। उतने दिनों तक वो भाई साहब इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे, तो वो गवर्नमेंट ड्यूटी पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे है। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। तो भाई साहब वोटर्स क्या करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और पोल करते हैं, पोलिंग होती है भाई साहब, ठीक है। ओके, दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इस दिन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन डे। Every person whose name is on the voters list can go on a nearby polling booth situated usually in the local school or a government office। जिसके पास जिसका भी वैसा वोटर लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, वो अपने निकटतम वोटिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। आपका नाम हर वोटर लिस्ट हर जगह पे नहीं होगा, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आप लोकेटेड हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही आपका नाम अपीयर होगा। आप यहाँ पे रहते हैं और आप चले गए भाई साहब कांदीवली, हमको वोट देना है, आप वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आकर वोट देना पड़ेगा। दैट इज देयर, क्योंकि इतना बड़ा देश है भाई साहब, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कहाँ पे किसका नाम होगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो यू विल बी कास्टिंग योर वोट इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इटसेल्फ। हालांकि अभी बहुत सारे जैसे मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इज इट अ पॉसिबिलिटी, अगर हम भाई साहब करोड़ों का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर हम भाई साहब बहुत सारे काम जो हैं आपके करोड़ों के काम वो ऑनलाइन में होते हैं, तो क्या इलेक्शन भी ऑनलाइन हो सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे ही आपके सब इंसानों के लिए अलग से एक बार कोड जनरेट हो, ये नियर फ्यूचर है, ठीक है। और वो जहाँ पे है, क्योंकि हर इंसान को बहुत सारे, अभी समझ लो कि कोई एक दिन है इलेक्शन के लिए, उस दिन लोग यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन सबका कामकाज अलग अलग जगहों पे रहता है। लेट्स से अगर एक इंसान मुंबई में रहता है और उसका काम दिल्ली में है, उस टाइम पे वो दिल्ली में है, सो विल ही बी एबल टू कास्ट हिज वोट, नो। सो इज ही लूजिंग हिज राइट टू वोट, यस, ठीक है। सो उसको वोट देना है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, तो इसलिए क्या वो बैठे बिठाए जहाँ पे है वहाँ से ही वोट कास्ट कर सकता है। तो यस, दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफेंड। अभी इलेक्शन कमीशन इसी पे काम कर रही है कि जितने भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है उनके लिए अलग से आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके वेरेवर दे आर, ठीक है, इन व्हाटएवर पोजीशन दे आर, कैन दे कास्ट अ वोट, क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं। और इसमें झोल झाल होने की संभावनाएं बहुत सारी हैं, तो ये सारे झोल झाल ना होकर भाई साहब उस जगह से क्या वोट कास्टिंग हो सकती है, इज इट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज ऑफ नाउ। हालांकि अभी तक तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वही यही है कि आपका नाम वोटर लिस्ट पे आता है, आप बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जाते हैं और अपना वोट देते हैं, ठीक है। तो जब जब आप वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अभी आप एलिजिबल हैं, अरे मारा मारी क्या तूने, अच्छा तो छोड़ दे उसको, ऐसे छोड़ दे उसको, जितना घिसेगा उतना ज़्यादा वो फैलेगा, उसको जितना सूखने देगा उतना अच्छा है। अगर आपको अभी आप वोट दे सकते हैं, ओके, जब आप वोट दे पाएंगे 18 साल के बाद, तो आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। नहीं, जिनसे पूछूंगा, हाँ जी आप बताइए, यही सेम क्वेश्चन है। 18 साल के बाद जो आप वोट दे सकते हैं वो आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। संकेत, मैंने बोला था मैं पूछूंगा, मतलब वीडियो नहीं देखा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, और कौन बोलता कल, हाँ, किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे आप। 18 साल के बाद जो आप एक इलेक्शन देने का एलिजिबिलिटी एक्वायर करते हैं, तो आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अडल्ट कम्युनिटी है, एडल्ट कम्युनिटी में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वोटिंग के पर्सपेक्टिव से व्हाट विल बी दैट कम्युनिटी नोन एज।
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जस्ट नॉट अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती, ए तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर कोई चीज इलेक्शन कमीशन का पसंद नहीं है गवर्नमेंट को, अपोजिशन पार्टी को, दे कैन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, वहां पे केस चलेगा, लेकिन डायरेक्टली आप इलेक्शन कमीशन को किसी भी हिसाब से प्रेशराइज नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू डू दैट इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के और क्या क्या फीचर्स हैं, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई 18 ईयर्स एंड अबव, दूसरा क्या फीचर है, नहीं राइट टू वोट तो है ही, हाँ अरे देखा देखा देखा, मैंने बोला था जनरल एब्सेंट रहेंगे। रितु कल भी नहीं आई थी ना, आई थी, कल थी, झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम कल, अच्छा हाँ भाई बोलो और क्या फीचर्स हैं, कल हमने पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में, हाँ हाँ ठीक से बोलो इसको, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये है, ठीक है। हर एक इंसान को एक वोट का अधिकार है और उसका एक वोट एक ही गिना जाएगा, ठीक है, इज रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, एनीथिंग, ठीक है, ओके। Once the voter gets inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way, ठीक है। Nowadays electronic voting machines, ये हो चुका था ना कल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो गए हैं भाई साहब, ठीक है, ये भी हो गया था भाई साहब, ओके। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो इस पूरे प्रोसीजर को कैरी आउट करता है, इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, इस पे भाई साहब कोई किस्म का कोई भी दबाव नहीं है, ठीक है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बॉडी इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग elections in India. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys, ठीक है। The chief election committee, ये तो हो चुका था भाई साहब, क्या हो रहा है ये, okay, so we will consider this from the other perspective, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस फिर से एक टाइप का रिकैप अगर आप देखेंगे तो ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। Elections have played a major role in the working of India's democracy. Important processes in democracy, elections and representation. तो डेमोक्रेसी का पहला स्टेप है कि इलेक्शन का होना और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स उसके लिए कंटेस्ट करना और फिर गवर्नमेंट का फॉर्म होना। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होना चाहिए भाई साहब, फ्री, फेयर एंड रिलायबल। फ्री मतलब किसी को भाई साहब पैसे देकर वोट ना देना हो, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है। ऐसा जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वाइल कास्टिंग वोट्स, ठीक है। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री, फेयर होना चाहिए, मतलब कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, एंड रिलायबल मतलब लोग इस पर ट्रस्ट कर सके कि हाँ भाई जिसको हम चुनेंगे उसको ही कुछ चुनेंगे और वही इलेक्शन में शामिल होगा। इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर्स द इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे कौन इंचार्ज है सारे इलेक्शन का? इलेक्शन कमीशन। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को, उम्मीदवारों को चुनते हैं और ये उम्मीदवार हमारे मुद्दों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या ये मतलब संभव है कि 135 करोड़ लोग जो है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं एक साथ? नहीं, फिर तमाशा हो जाएगा, है ना, फिर तमाशा हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में कंटेस्ट करना पड़ता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग इनको वोट देकर अपना भरोसा जताते हैं और वही लोग, वही उम्मीदवार आकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। दैट्स हाउ द गवर्नमेंट इज बेसिकली फॉर्म, ठीक है, क्लियर। Modern democracy is a representative democracy resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives, ठीक है। तो पूरे पॉपुलेशन के बिहाफ पे कुछ चुनिंदा उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लोग इनको वोट देकर अपना भरोसा जताते हैं और यही उम्मीदवार जो हैं आगे आकर सरकार बनाते हैं, ठीक है, ओके।
Modern democracy is an extensive democracy, a judicial democracy, a representative democracy, and universal democracy. So it will be a representative democracy. Okay. Okay. Give the name of the commission responsible for administering the election process in India. The Election Commission. ठीक है, the Election Commission. Okay. Election Commission भाई साहब किससे होता है? Article 324 of the Indian Constitution has established the Election Commission. हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और उन आर्टिकल्स के चलते अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 ने के तहत इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ है। आर्टिकल 324 में किस तरह से इलेक्शन कमीशन का निर्माण होगा, कौन से लोग होंगे जो चुने जाएंगे, वो सारा कुछ है, और उसी के तहत आपका इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ है। एन ऑटोनोमस बॉडी मतलब फ्री बॉडी है, ठीक है। आपने सुना रहेगा ऑटोनोमस कॉलेज है, मतलब फ्री कॉलेज नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ऑटोनोमस मींस दैट अ बॉडी विच कैन टेक इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ना अपनी गाड़ी ना एकदम रास्ते के बीच में लगाऊंगा, क्या आप लगा सकते हैं? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट फ्री टू डू दैट, राइट? यू आर नॉट फ्री टू डू दैट। आप मतलब अपने पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में नहीं लगा सकते, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव एन ऑटोनॉमी, आपके पास ऑटोनोमस डिसीजन का पावर नहीं है। जिनके पास भी ऑटोनोमस डिसीजन का पावर होता है, मतलब दे आर फ्री टू मेक देयर ओन डिसीजंस। तो इलेक्शन कमीशन जिसका निर्माण हमारे आर्टिकल 324 के तहत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, उनका भाई साहब फ्री ऑटोनोमस बॉडी है, एक फ्री बॉडी है। इट विल हैव नो इंटरवेंशन व्हाटसोएवर फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी इंटरवेंशन के बिना, कोई भी दखल अंदाजी के बिना ये अपना काम सुनियोजित और सुनिश्चित तरीके से कर सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। तो कितने मेंबर्स की बॉडी हो गई? 3। एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, ठीक है, एंड 2 अदर कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमीशन which is responsible for conducting elections throughout the body is made up of 3 members. It was framed under Article 324 of the Constitution and it has 1 chief election commission and 2 other members as well, ठीक है। सुकुमार सेन was the first election commissioner after independence, ठीक है, ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। The president appoints the election commissioner। कल भी हम पढ़ चुके थे भाई साहब, इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। नहीं, आपने ठीक से इलेक्शन नहीं करवाया, चलो आप हटो यहाँ से, हम आपको हटाते हैं। नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है, यू कैन नॉट। हाँ, अगर कोई क्वेश्चनेबल चीज हुई है, अगर कोई असंवैधानिक चीज हुई है इलेक्शन कमीशन से, तो उसके लिए भाई साहब आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, उसके लिए ऑफिशियल प्रोसीजर है, कोई भी इनको हाथ लगा नहीं सकता, ठीक है। दे आर सुपर पावरफुल। सो इलेक्शन कमीशन इज मेड अप ऑफ 3 पीपल। One of them is the chief election commissioner and 2 other are his assistants. They are responsible for conducting elections at the federal level. Federal level मतलब आपके कंट्री के सेंट्रल लेवल पे, आपके भाई साहब स्टेट लेवल पे और विलेज काउंसिल लेवल पे, सारे लेवल्स पे इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। एंड दिस इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी डिसॉल्व, कैन नॉट बी पनिश्ड, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर केस चल सकता है, अगर केस इनके अगेंस्ट में प्रूव हुआ तो जाकर एक्शन लिया जा सकता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? इट्स एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट बॉडी। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। इसीलिए इनको इलेक्शंस के टाइम पे भाई साहब स्टाफ को हायर करना पड़ता है, ठीक है। इलेक्शंस के टाइम पे स्कूल्स को नोटिस भेजने पड़ते हैं कि भाई साहब आपके स्कूल से हमको 10 टीचर्स चाहिए इलेक्शन ड्यूटी पे, ठीक है, ऐसा भेजना पड़ता है। या तो पोस्ट ऑफिस में या LIC ऑफिस में, ऐसे जहाँ पे ना मतलब क्लरिकल काम होता है और जहाँ पे वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे नोटिस जाते हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तमाम वार्ड्स में इलेक्शन कमीशन से नोटिस जाएंगे, आपके यहाँ से हमको 10 स्टाफ चाहिए, ठीक है, आपके यहाँ से 15 स्टाफ चाहिए, ऐसे। तो इनका कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई साहब बाकी के 5 साल, मतलब 5 साल में हार्डली 2 महीना इलेक्शंस में जाएगा, बाकी के 5 साल इनको क्या बैठ के खिलाएंगे हम, इतनी बड़ी टीम अगर हमने बना दी। सो दे डू नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, देयर इज ओनली 3 पीपल इन दैट एंटायर टीम एंड दे हायर स्टाफ ऑन अ टेम्परेरी बेसिस पे हायर स्टाफ करते हैं। और जिस टाइम के लिए कोई भी एम्प्लॉय इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा होगा,
वो भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन वो उस टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ही और शी विल बी एन एम्प्लॉय ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उस पर्टिकुलर 5-7 जो भी दिन रहेगा इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, एक गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो भी क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉय होगा। आर वी क्लियर? क्लियर? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स, ठीक है, एंड अदर एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज को भाई साहब इलेक्शन कमीशन इनके ऑफिस में नोटिस भेजती हैं कि आपके ऑफिस से हमको 10 एम्प्लॉय चाहिए, आपके ऑफिस से 15 एम्प्लॉय चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। ओके ओके ओके। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो पहला फंक्शन क्या था भाई साहब, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। कल हमने देखा था, वी आर जस्ट डूइंग अ रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड यस्टरडे। It prepares list of eligible voters, updates the existing voters list and includes the names of new voters. New voters कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, तो ओके, जो लोग अभी 18 साल को क्रॉस किया है जिन्होंने, ठीक है, they will be in the new voters list. Who else? Who else? Is there any scope of anybody else coming in the new voters list? अगर समझ लीजिए कोई मतलब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है, तो वो भी तो नए वोटर्स लिस्ट में आएगा ना भाई साहब। उधर का कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से कट होकर इधर के कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पे उसका वो कैसे वोट देगा? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ वोटर्स लिस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ वोटर्स लिस्ट। आप देखोगे इलेक्शन के पहले सर्वे होता है, घर घर पे जाकर इलेक्शन कमीशन के लोग सर्वे करते हैं कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं उनका वोटर आई डी कार्ड है क्या, और वोटर आई डी कार्ड का ही नहीं, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर आई डी कार्ड है क्या। ठीक है, आप दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड से यहाँ पे वोट देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इट प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, अपडेट्स द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट एंड इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स। ठीक है, दे हैव अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स, तो इनके पास अथॉरिटी होती है आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए। डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस, तो पूरा टाइम टेबल ये फिक्स करते हैं। 543 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, और बहुत सारे सीट्स हैं स्टेट इलेक्शंस में, और भी बहुत सारे सीट्स हैं विलेज लेवल के इलेक्शंस में। कब कहाँ किस टाइम पे इलेक्शन होगा, दैट इज द टाइम टेबल दैट इज फिक्स्ड एंड डिसाइडेड बाय देम। ठीक है, ओके। इट डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शंस इन एवरी स्टेट। तो देखिए, एक दिन पे ही सारे स्टेट में इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने देखा भाई साहब, अगर समझ लो कोई स्टेट है जिसमें लेट्स से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अगर वहाँ किसी स्टेट में 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो स्टेट की सारी पुलिस, और अगर एक ही दिन में हमने इलेक्शन रख दिया, तो पुलिस का होना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़े स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो एक दिन में नहीं हो सकता पॉसिबल, तो इसीलिए 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज रख दिया, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में कल रख दिया, ऐसे करते करते हम जाते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज डन। सो टू इंश्योर दैट प्रॉपर स्टाफिंग इज देयर फॉर एवरी बूथ, टू इंश्योर दैट प्रॉपर amount of people are there to monitor and execute the entire elections freely and fairly at every constituency. It is ensured that that these elections happen at stages in every state. ठीक है, scrutiny of the application of candidates. So once a candidate is basically nominated by the party and is given the party ticket, he or she has to fill a form. ठीक है, उस फॉर्म में क्या क्या रहेगा भाई साहब? ऑब्वियसली उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रहेंगे। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रकाशित नहीं होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी पब्लिश्ड फॉर द पब्लिक, बट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर जो भी रहेगा उनका, वो सारा पब्लिक के लिए रहेगा। ठीक है, सो द एंटायर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर देयर फॉर अ कैंडिडेट विल बी शोन, एंड वॉट एवर प्रॉपर्टी और वॉट एवर अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस ही और शी हैज विल बी नोन टू द पब्लिक। ठीक है, तो स्क्रूटिनी होती है भाई साहब। स्क्रूटिनी में और क्या होता है? It also considers whether this person who has been nominated is having serious criminal cases pending against him or her. ठीक है, कोई serious criminal केस तो नहीं है। ठीक है, so election commission scrutinizes all the applications. Scrutinize करना मतलब ध्यान से देखना of candidates and allows the eligible candidates to contest the elections. ठीक है, eligible candidates को election contest करने दिया जाता है। Give recognition to political parties. It recognizes the political party and allots election symbols to them to resolve any dispute related to elections. तो बहुत बड़े ना ऐसा होता है कि हमको लगता है कि फ्री एंड फेयरली इलेक्शंस नहीं हुआ है, तो डिस्प्यूट्स होते हैं, तब हम इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हमको लगता है इस बूथ पे, इस पर्टिकुलर बूथ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिडंट हैपन। तो इसके लिए भाई साहब द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट में अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस अगर हुआ रहेगा तो रिजॉल्व करता है।
Accordingly, it declares any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency. और उसी हिसाब से भाई साहब ये क्या करता है, it declares any candidate as disqualified. अगर किसी कैंडिडेट ने मिसकंडक्ट किया रहेगा, आपके 24 घंटे पहले सारे इलेक्शन कैंपेन्स बंद होने चाहिए, आपने नहीं किया, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. आपने रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, आप रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, आपने गवर्नमेंट की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपना इलेक्शन कैंपेन किया, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. आपने लोगों को घूस देने की कोशिश की, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. ये सारे जुर्म अगर आपके अगेंस्ट में सिद्ध हो गए, ठीक है, देन द इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू डिस्क्वालीफाई यू एज अ कैंडिडेट. ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी वोट्स यू हैव गॉट, इट इज चीटिंग. तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, भले ही 25 पन्नों का भाई साहब आपने आंसर लिखा हो, लेकिन अगर आप पकड़े गए हैं चीटिंग करते हुए, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. तो ऐसा इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग. ठीक है. फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. ठीक है, पहला जो वोट कास्ट हुआ था इंडिया में, he was the first person to have casted his vote. ठीक है, he exercised his right to vote on 25th of October 1951. क्यों 1951? इंडिया तो आज़ाद हुई थी भाई साहब 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिलीज हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 को. ठीक है, और ये 1951 में इन्होंने पहला लोकसभा इलेक्शन में अपना वोट दिया था. ठीक है, he was the first person to cast his vote लोकसभा इलेक्शंस में. In 1921 Dash was selected for Indian civil services under the British rule. इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब आप समझते हैं व्हाट इज इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में ये सिलेक्ट हुए थे. इन 1921 ही वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर द ब्रिटिश रूल. सुकुमार सेन. ठीक है, जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ये सब इनके लिए आईएएस मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा. बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है. इनफैक्ट पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है. ठीक है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 1921 में सुकुमार सेन जो है तो सिलेक्ट हुए थे, और इसीलिए वो इंडियन सिविल सर्विस के हिसाब से आपके पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन बने. ठीक है, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द इलेक्शन कमीशन विच इज एन ऑटोनमस बॉडी. 324. ठीक है, 324. ओके, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेम द फर्स्ट वोटर? श्याम शरण नेगी. ठीक है, ओके. इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है. ठीक है, सिंबल मतलब लोगो जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, तो उसी लोगो पे आपको वोट देना पड़ेगा. ठीक है, कभी कभी लोग सिंबल से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जैसे कमल का फूल मतलब बीजेपी. ठीक है, हाथ मतलब कांग्रेस, इससे लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं. ठीक है, रादर देन द पार्टी इटसेल्फ. ठीक है, सो इलेक्शन सिंबल्स, कोई भी दो पार्टी का सेम इलेक्शन सिंबल नहीं हो सकता. ठीक है, सो इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट पार्टीज. ठीक है, एंड दीज इलेक्शन सिंबल्स आर अप्रूव्ड एंड अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन अप्रूव करती है इनको. ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. The state government decides when and in how many stages the elections would be held in a particular state. False. Who is it that decides? The election commission. State government नहीं decide कर सकता है. पूरा election का procedure सब जगह पे all over India will be decided by the election commission. The state government has got no rights to do so. ठीक है? Okay. False. Election commission is central to the process of elections. It is under the direction and control of election commission. ठीक है, सारा सब कुछ भाई साहब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्शन कमीशन. क्या है भाई साहब? सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में दिस इज अ सेंट्रल बॉडी. ठीक है, सेंट्रल बॉडी है. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर फ्री, फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस. ये डेमोक्रेसी का पहला स्टेप है. ठीक है, फ्री, फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस. It was established as an autonomous body under Article 324 of the Indian Constitution. फ्री बॉडी है ये. ठीक है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी इंटरफियर्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन भाई साहब है. ठीक है, क्या करना? प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. ओके, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. पहले आपके क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश होते हैं. जैसे लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारती है और
वहाँ पे वोटिंग होती है। इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जीतता है वो कौन क्या बनता है, वो क्या बनता है? यार धका 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 धका, कुछ नहीं देखते हैं। ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा में जो जीतता है वो क्या बनता है? हाँ, एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल के इलेक्शन में जो जीतता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आपके यहाँ के एमएलए कौन है? He is the MLA, right? तो he is member of legislative assembly. तो he has won the elections on a state level. ठीक है, और भाई साहब आपके विलेज लेवल पे होता है। ओके, तो पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वोटर्स लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट बनाता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश हो गई, वोटर्स लिस्ट निकल गया, प्राइमरी काम हो गया। अभी पार्टीज अपने उम्मीदवारों को फील्ड पे उतारेगी। तो पार्टीज नॉमिनेट करेंगी और जिन भी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होगा वो नॉमिनेशन फॉर्म उनको भरना पड़ेगा, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन जांचेगी परखेगी कि इनके अगेंस्ट में कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। ठीक है, इनके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किया, क्या वाकई में वही है कि और भी कुछ अंदरूनी चीजें हैं। समझ में आ रहा है? आपको पूरा पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपके बैंक्स बैलेंस कितने हैं, ठीक है, आपके पास फंड्स कितने हैं, ठीक है, आपके इंडस्ट्री से कितना पैसा आता है, आपके फैक्ट्री से कितना पैसा आता है, ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और जो इलेक्शन कमीशन है इसको स्क्रूटिनी करेगी। ठीक है, क्यों हमारे को आपके पैसों से मतलब है? इलेक्शन कमीशन व्हाई डज इट वांट टू नो योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज? चलिए, क्रिमिनल चीज तो समझ में आता है। आप अगर देश का नेतृत्व करेंगे तो आपके खुद के क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होने चाहिए, है ना। आप अगर कल जिम्मेदारी के पोस्ट उठाएंगे तो आप खुद ही अगर लॉ अबाइडिंग नहीं होंगे तो देश को कैसे आप लॉ अबाइडिंग करेंगे? ये तो पहली बात हो गई। चलिए, इसका तो समझ में आता है। आपके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, इससे हमको क्या मतलब है इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से? कोई चीटिंग ना हो मतलब? तो वो तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए होंगे और आप इलेक्शन लड़े होंगे तो वैसे भी आप ब्राइब नहीं कर सकते, वैसे भी आप नहीं कर सकते। तो और क्या हो सकता है रीजन? और क्या रीजन हो सकता है? कभी कभी पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है? वो कोई धंधा तो करते नहीं, कोई बिजनेस तो करते नहीं। कहाँ से पैसा आता है? वेयर डू गेट इट? पब्लिक से आता है। टैक्स का पैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पब्लिक से आता है। क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ये ज़्यादा करके कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट से आते हैं, फैक्ट्री ओनर्स से आते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, रियल एस्टेट वालों से आते हैं। ठीक है, इनसे ये पैसा आता है। आप हमारा काम तो करवाइए, हम एक बार सरकार में आएंगे, आपका काम करवाएंगे, ये सब चलता है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा अमीर इंसान को पार्टी ने कैंडिडेचर में फाइल किया है तो इसका मतलब क्या? पार्टी उसके पैसे को यूज़ कर रही है। दैट इज़ ऑल्सो एन अनफेयर मीन्स। ठीक है, उसको नॉमिनेशन पेपर भरने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा डाल रहा है पार्टी में। ठीक है, सो पार्टी यहाँ पे पैसे के बलबूते पे आगे आ रही है, ना कि अपने काम के हिसाब से। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ स्क्रूटिनाइज्ड। ठीक है, और अगर बहुत बेशुमार पैसा है तो पैसा आया कहाँ से? ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। इज़ देयर एन इलीगल लिंक टू अर्न सो मच ऑफ मनी? ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब होता है। इलेक्शन कैंपेन, आपका इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा कि भाई साहब देयर इज अ टाइम लिमिट टू कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन कैंपेन आपके बंद हो जाने चाहिए 24 घंटे पहले। ठीक है, इलेक्शन जिस दिन रहेगा उसके 24 घंटे पहले एटलीस्ट सारे इलेक्शन कैंपेन्स बंद हो जाने चाहिए। रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करके इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के ट्रेन्स, बसेज, रोड्स, ठीक है, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, इन चीज़ों पे भाई साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकता। ठीक है, इन रिसोर्सेज को यूज़ करके इलेक्शन कैंपेन्स आप नहीं कर सकते। इलेक्शन कैंपेन मतलब क्या होता है? टू रीच आउट टू वोटर्स, टू कन्विंस देम टू वोट फॉर देयर पार्टी। ठीक है, एक्चुअल वोटिंग का दिन, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, अभी तो हमारा काउंटिंग ऑफ वोट्स, पहले बैलेट बॉक्सेस होते थे, उन पे सब लोग अपना चिट डालकर डालते थे तो वहाँ पे काउंटिंग होता था। अभी तो आपका ईवीएम मशीन हो गया है। रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड। रेजोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो हर इलेक्शन में डिस्प्यूट होते हैं। किसी पार्टी को भाई साहब पसंद नहीं आया और कि कोई उम्मीदवार फील कर रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, तो ये सब डिस्प्यूट्स होते हैं। वो इलेक्शन कमीशन में अपने डिस्प्यूट्स लेकर जाते हैं
और वहाँ पे फैसला होता है, ठीक है। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कितने हैं भाई साहब, 543, 543। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक इंसान एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो डेलिमिनेशन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का ही पार्ट है और वही ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्रिएट करता है, ठीक है। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, कल हमने जैसे पढ़ा, देखो the measures adopted by election commission to ensure free and fair elections explains the rule that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during elections, ठीक है। तो before elections and during elections, तो ये सारे आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। challenges in conducting fair and fair election, क्या क्या challenges है, misuse of money during elections, ठीक है। तो मनी जो है वो इलीगल तरीकों से मिसयूज होता है इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। पैसा आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपना पैसा, इट्स लाइक है ना, जैसे आईपीएल में लोग अपना पैसा लगाते हैं, वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स ये लोग भी अपना पैसा लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सा पार्टी जीत सकता है। उस पार्टी ने अगर इनको अप्रोच किया तो ये बोलेंगे कि भाई एक बार हमको पावर में आने दो, हम तुम्हारे लिए बिजनेस एकदम स्मूथ कर देंगे, ठीक है, तुमको कोई ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लाइसेंसेस हम फटाफट अप्रूव कराएंगे। ये सब तालमेल चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मिसयूज हो सकता है, मिसयूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम पे मिसयूज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हालांकि आज तो ये काफ़ी कम होता है, लेकिन एक टाइम था जब बहुत होता था, मार पीट, खून खराबा, दंगा, ये सब बहुत होता था। आज भी कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे भाई साहब खून की नदियाँ बहती है जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भाई साहब किसी ऑपोजिशन कैंडिडेट को मार देना या रूलिंग कैंडिडेट को मार देना, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो आम बातें हैं, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, अभी ये काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन ज़्यादा करके इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता था, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे तो कर्फ्यू में इलेक्शंस होते थे, कर्फ्यू मतलब पूरी मतलब फोर्स मौजूद रहती थी और उसके अंदर इलेक्शंस होते थे। सो समटाइम्स सिचुएशंस गेट वेरी टेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बहुत टेंस हो जाता है, माहौल बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। लोग क्योंकि पार्टीज के साथ इमोशनली जुड़े होते हैं तो मरने मारने पे भाई साहब उतर आते हैं, ठीक है। सो वायलेंस इज अ वेरी कॉमन गेम इन इलेक्शंस। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, तो एक कोई भाई साहब, जैसे देखो हमारा क्या है, डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है वो लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब सोहम सुरवे एक मिनिस्टर है तो उसका बेटा भी मिनिस्टर ऐसा चला रहा है, फैमिली ट्रेडिशन चला रहा है, विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये तो फिर मोनार्कियल रूल हो गया, है ना, दिस इज बेसिकली मोनार्कियल रूल हो गया। जैसे मोनार्कियल रूल में राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा था, चाहे वो एलिजिबल हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे वो भाई साहब एक हैसियत रखता हो बनने की या ना बनने की, लेकिन क्योंकि वो फैमिली का है इसलिए, तो फैमिली मोनोपोली को भी ये नहीं होने देगा, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं फैमिली मोनोपोली। चैलेंज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शंस टू यूज स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग फॉर इलिटरेट पीपल। इलिटरेट पीपल को कैसे वोट मिले, ठीक है, तो अभी उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, तो उनको कैसे समझेगा कौन से पार्टी के उम्मीदवार, शायद वो जानते हैं किस पार्टी को वोट देना है, शायद वो जानते हैं किस उम्मीदवार को वोट देना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला इलेक्शन जब एट द फर्स्ट इलेक्शंस, पहले इलेक्शन में कैसे चैलेंज हो रहा है। आज की तारीख में तो भाई साहब आपका जो लिस्ट होता है तो उसमें भाई साहब ऐसे वेंडिंग मशीन होती है, उसमें पूरा प्रॉपरली आपका पार्टी का उम्मीदवार, उसका नाम, उसका पार्टी का सिंबल, ये सब रहता है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज इवन फॉर इलिटरेट पीपल। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, ठीक है। 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर मेड एंड इलेक्शन सिंबल्स वर स्टक ऑन देम, ठीक है। तो ऐसे 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे और इलेक्शन सिंबल्स उसमें डाले गए थे, ठीक है। वोटर्स वे गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर्स, तो कैसा पहला इलेक्शन हुआ था, उनको ब्लैंक पेपर दिया गया था वोटर्स को, ठीक है, विच दे वर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स। उन ब्लैंक पेपर्स में जैसे मैंने को अगर कांग्रेस के लिए देना है तो कांग्रेस लिखूंगा, अगर मुझे बीजेपी के लिए देना है तो बीजेपी लिखूंगा, और ऐसे उसको पढ़ करके इस बैलेट बॉक्स में डालना पड़ेगा। ऐसा पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है। दैट इज हाउ द फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड। 50% कैंडिडेचर शुड बी गिवन टू वुमेन कैंडिडेट्स। तो कल हमने देखा कि भाई साहब अगर आपको इलेक्शंस करवाना है तो कुछ रिजर्वेशंस गवर्नमेंट करती है, कुछ रिजर्वेशंस इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है। तो आपके पार्टी में 50% जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट मिलना चाहिए, ठीक है, 50%, ऑल्दो इट इज नॉट देयर। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्शन के एक्सपेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट बेयर करता है, ठीक है। इलेक्शन के दौरान जितने भी तमाम एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। Political parties should not give candidature to candidates having criminal background.
जिनका भाई साहब क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को टिकट नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपने देखा पार्टी टिकट मिलता है, ठीक है। सो क्योंकि अगर ये पावर में आ गए तो कल पावर को यूज करके और ज्यादा क्राइम करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 शुड बी अमेंडेड व्हेनेवर द नीड अराइजेस। तो पीपल एक्ट है, कभी कभी एकदम लॉ के मुताबिक भी हम नहीं चल सकते हैं, तो अगर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो होती है। ठीक है, देयर आर अमेंडमेंट्स दैट आर मेड, चेंजेस। ओके, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। तो पहले होते थे आपके ऐसे बॉक्सेस, ये बैलेट बॉक्सेस में आप, तो पहले तो हमने ऐसे लिख कर डाल दिया, अभी हमने भाई साहब उसके बाद लिस्ट निकाली तो लोग पेज फाड़ के, मतलब वहां पे उस जगह को फाड़ के फिर उसको डाल के इसमें डालते थे। अभी क्या हो गया, ईवीएम मशीन्स आ गए, तो आपका जो भी वोट होगा वो वहीं का वहीं रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड बिटवीन 1951 एंड 1952। यूज ऑफ ईवीएम मशीन्स स्टार्टेड फ्रॉम द डेकेड ऑफ 1990s। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं भाई साहब? प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, इतना सारा आप सोचो, बैलेट बॉक्सेस आपको 20 लाख बनाने पड़े हैं। ठीक है, अगर आपको वोटिंग जो वो बनाना पड़े, वो कितना बनाना पड़ेगा? पेपर जो बनाना पड़ेगा, हर एक इंसान के लिए एक पेपर बनाना पड़ेगा जिसमें सारे उम्मीदवारों के नाम हो, कितना प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो काफी सारा खर्चा बढ़ जाता है आपका। ठीक है, सो पेपर बनाने पड़ेंगे, मतलब कितने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। अभी देखो पहले क्या होता था, ये बैलेट बॉक्स है, उसमें आपने अपना वोट डाला, ये बर्ड बॉक्स जाएगा सेंटर पे, सेंटर पर जाकर उसका वो खोला जाएगा, फिर उसको भाई साहब पूरा एक एक करके गिनेंगे, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा भाई साहब, तो इलेक्शन रिजल्ट्स में लेट होगा। लेकिन जब भी आपका ईवीएम मशीन में आप अपना वोट प्रेस करते हो, वो तभी का तभी रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भाई साहब आपका जो टाइम लगता है वो काफी कम लगता है। अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ऑप्शन ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, एडवांटेजेस, तो आपका भाई साहब पहले क्या होता था कि आप वोट दें या ना दें आपके ऊपर है, आज भी वही है। ठीक है, तो पहले अगर आपको समझ लो वोट नहीं देना है, जब ईवीएम मशीन नहीं था, वोट नहीं देना है तो आप जाएंगे ही नहीं, वोटिंग बूथ पे नहीं जाएंगे। आज की तारीख में एक नोटा का ऑप्शन भी है, तो इतने सारे पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे NOTA है, मतलब नन ऑफ दी अबव, इस पे भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन आपने ये भी जताया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन पे मुझे भरोसा नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस बटन एज वेल। ये एक एडिशनल बटन दिया गया है, ठीक है, जिसमें पब्लिक जाकर अपने वोट कास्ट कर सकती है, नन ऑफ दी अबव। जितने भी उम्मीदवार हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी या वार्ड में, मुझे एक भी पसंद नहीं है, मुझे एक भी पसंद नहीं है, मतलब एक पे भी मेरे को भरोसा नहीं है, तो ऐसा भी आप डाल सकते हैं। पहले अगर आपको नहीं डालना था तो आप वोटिंग बूथ पे नहीं जाएंगे। आज की तारीख में अगर आपको इलेक्शन में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आपको बेकार लग रहे हैं, ठीक है, वो आपको गैर जिम्मेदार लग रहे हैं, या वो आपको सही नहीं लग रहे हैं, तो आप नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल, आप जाकर बाकायदा नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वोटिंग बिकेम इजी फॉर डिजेबल्ड पीपल। तो डिजेबल्ड पीपल जिनको आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है, जो भाई साहब बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। अभी जैसे पहले के ज़माने में कैसा होता था कि आप फाड़ेंगे उसको, फिर उसको ऐसे करेंगे, फिर उसको डालेंगे, बहुत लंबी सी लाइन लगी रहती थी। अगर कोई लंगड़ा या कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है जो बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकता, तो उसके लिए वोटिंग एक चैलेंज बन जाता था। तो आज की तारीख में भाई साहब ये ईजी प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, इट इज़ एन ईजी प्रोसेस फॉर डिजेबल्ड पीपल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके। VVPAT, the decision to add facility of voter verified paper audit trial in EVM was taken by an expert committee on the 8th of October 2010. तो VVPAT बेसिकली क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट मतलब आप जब इलेक्शन देने, मतलब वोट देने जाते हैं ना, ऐसे घुसेंगे तो पहला एक ऑफिसर रहेंगे, वो आपको अपना वोटर ID कार्ड उनको देना पड़ेगा। आपका भाई साहब वो आइडेंटिटी चेक करेंगे, वो देखेंगे ये फोटो है, ये है, ठीक है, टिक हो जाएगा, मतलब ये वोटर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अभी वो लगाएं या ना लगाएं इससे कुछ मतलब नहीं है, उस पर आपका टिक आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आपका अटेंडेंस लग गया है वहाँ पे। तो ये आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट है। ठीक है, was taken by an expert committee. It enables voter to easily verify whether the vote casted by them is registered properly or not. तो इससे वोटर भी देख सकता है कि उसका जो वोट है वो प्रॉपरली कास्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, ओके। जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years
मिड टर्म इलेक्शंस, इलेक्शन दैट आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कभी कभी देखिए हर लोकसभा इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, कभी कभी मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, या पार्टी अपनी मेजॉरिटी हार गई, ठीक है, आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में जैसे हुआ, ठीक है, कि एक सरकार थी और उस सरकार से लोग निकल गए तो सरकार गिर गई, फिर नया सरकार बना, उन 30 लोगों को लेकर बीजेपी के सपोर्ट से एक नया सरकार बना। तो ऐसे भी हो सकता है, या अगर किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो भी भाई साहब सरकार गिर सकती है और उसके लिए फिर से इलेक्शंस हो सकते हैं, तो इसको मिड टर्म इलेक्शंस बोलेंगे। जनरली 5 इयर्स का होता है। एक ऐसा साल था हमारे इंडिया में जिसमें 5 बार मिड टर्म इलेक्शंस होते, उस साल के अंदर ही 5 प्राइम मिनिस्टर्स बने थे, ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है। अभी तो जैसे उस टाइम पे एक आई.के. गुजराल बन के आए, फिर देव गौड़ा बोल के आए, ठीक है, ऐसे 5 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे उस टाइम पे, उस 1-2 साल में। इतनी मतलब सरकार इतनी ऊपर नीचे हो रही थी भाई साहब, ठीक है, किसी सरकार पे मतलब पूरे डेमोक्रेसी को भरोसा नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेज इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, और इफ द पार्टीज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, जो मिली जुली सरकार है, withdraw their support resulting in the loss of majority support for the government and if no alternative government is possible। अगर सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और सबने भाई साहब उनके अगेंस्ट में इलेक्शन कर दिया, या आपके भाई साहब ये सारी तमाम, तो ये आपके हो जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस। व्हाट आर बाई इलेक्शंस? वी हैव रेड दिस, द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड फॉर द वेकेंट सीट। कब होता है ये बाई इलेक्शन? पढ़ा है हमने, जब किसी की डेथ हो जाए या कोई रिजाइन नहीं कर दे, ठीक है, ठीक है, कोई डेथ हो जाए या रिजाइन। इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस, 3 आपके गवर्नमेंट लेवल्स हैं, लोकसभा, विधानसभा एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है विलेज लेवल पे, इसमें से किसी की मृत्यु हो जाए आकस्मिक या रिजाइन करना पड़े, ठीक है, ड्यू टू हिज हर डेथ हिज सीट बिकम्स वेकेंट, द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द वेकेंट सीट। तो वेकेंट सीट के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे अभी से कुछ सालों पहले गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारीकर, ठीक है, ही बेसिकली एक्सपायर्ड, तो उनके सीट के लिए फिर से वहाँ पे इलेक्शंस हुआ, समझ में आ रहा है, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर बेसिकली, बट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओनली ही एक्सपायर। कभी कभी इंसान की डेथ अगर मतलब उन्होंने पार्टी अभी पॉलिटिक्स में नहीं है तब डेथ हुआ तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टी में हैं और आप भाई साहब कोई पोस्ट पे है और आपकी मतलब किसी की डेथ हो जाती है तब ऐसा होता है, बाई इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। Okay, there are dash constituencies in the Lok Sabha 543, ठीक है। Okay, constituencies are created by dash commission of the election commission। कौन सा होता है भाई साहब? delimitation, ठीक है। Okay, complete the concept challenges before election commission, भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? misuse of money during elections, ठीक है, criminalization of politics, violence during elections, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, ये कुछ चैलेंजेस हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये 4 मेन चैलेंजेस हैं, ठीक है, 4 मेन चैलेंजेस हैं। ओके, कंप्लीट द टाइम टेबल। तो आपका 1950 इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ, अंडर आर्टिकल 324 1950 द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। 1951 से 52 तक फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। डेकेड ऑफ 1990s आपका भाई साहब ईवीएम मशीन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टार्ट हो गए, ठीक है। 2010 में क्या आ जाएगा भाई साहब? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल टू डिसाइड टू ऐड न्यू फैसिलिटी, ठीक है। आज जब आप इलेक्शन कास्ट करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, आपको मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर कास्टिंग योर वोट। आज तो आपका नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ें लिंक्ड है। तो जैसे ही मैंने वोट डाला तो मेरे को मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर कास्टिंग योर वोट। किस पार्टी को डाला ये नहीं आता है, थैंक यू फॉर कास्टिंग योर वोट, मतलब आपने अपना वोट कास्ट कर दिया। अभी वो लगे या ना लगे, आपका नंबर और आपका आईडी भाई साहब रजिस्टर हो गया वोट में, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है मेरा वोट रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। मैं गया इलेक्शन बूथ पे, मैंने भाई साहब वो नंबर या वो जो भी बटन है उसको दबाया, मेरा वोट कास्ट हुआ है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चल जाता है, आपको फटाक से मैसेज आ जाता है, ठीक है, योर वोट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। ओके ओके ओके, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पहला भाई साहब क्या है आपका? फाइनल वोटर लिस्ट। तो आपके कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। पहला होता है भाई साहब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके बाद क्या होता है? फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है, इन नॉमिनेशन फॉर्म्स में वो अपना नॉमिनेशन भरते हैं एज पर द पार्टी टिकट, ठीक है, और भाई साहब स्क्रूटिनी होती है। फिर इलेक्शन कैंपेन होता है और देन द एक्चुअल वोटिंग टेक्स प्लेस। उसके बाद भाई साहब काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा,
रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद कोई डिस्प्यूट रहा तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस। क्लियर है? आर वी क्लियर? दैट इज द एंटायर फ्लो चार्ट। ओके, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो सारे जितने भी हैं, वोटर्स का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, पार्टीज का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और खुद गवर्नमेंट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सो एवरीबडी विल हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शंस which is released by the election commission, made common voters confident, ठीक है। Explain the features of procedure of voting during the first लोकसभा इलेक्शन। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में कितने बैलेट बॉक्सेस छापे गए थे भाई साहब? 20 लाख, ठीक है, स्टील बैलेट बॉक्सेस। वोटर्स ड्रॉप ब्लैंक बैलेट पेपर्स इन द बॉक्स, ठीक है, वोटर्स ड्रॉप द ब्लैंक बैलेट पेपर्स इन द बॉक्स, मेड वोटिंग इजियर फॉर इलिटरेट पीपल, ठीक है। सो आपके भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भाई साहब आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या क्या हैं? इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शंस आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में हर 5 साल में। मिड टर्म इलेक्शन कब होगा? जब कोई सरकार गिर जाती है। और बाई इलेक्शन कब होगा? जब किसी पार्टी का जो मिनिस्टर हैं उनकी डेथ हो गई है या रिजाइन हो गया है, ठीक है, तो ये आपके बाई इलेक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन मतलब इलेक्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स, गिविंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू रूल, ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। तो ये आपका पहला स्टेपिंग स्टोन है डेमोक्रेसी का। अगर इलेक्शंस आपके फ्री एंड फेयर होंगे तो ही जाकर आप डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन किससे एस्टैब्लिश हुआ था? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस बॉडी है, बिना किसी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस के ये फ्रीली ऑपरेट कर सकती है। कौन अपॉइंट करता है? 3 बॉडीज हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, जिनमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, एंड ऑल 3 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भाई साहब? जो इलेक्टोरल प्रोसेस है हमारा वो फ्री, फेयर और रिलायबल हो। क्या क्या फंक्शंस हैं? वोटर लिस्ट बनाना, ठीक है, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिक्लेयर करना, ठीक है, टाइम टेबल बनाना, और जितने भी पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं जो अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उनको भाई साहब स्क्रूटिनाइज करना, रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये सारे आपके डेलिमिनेशन, तो आपका डेलिमिटेशन कमीशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करता है, ठीक है। डेलिमिटेशन कमीशन इज अ कमीशन अंडर इलेक्शन कमीशन which is responsible for creating constituencies in which the elections are supposed to take place, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश हो गए, फाइनल वोटर लिस्ट आ गया, ठीक है, फिर आपके जो कैंडिडेट्स होंगे पार्टी के जिनको टिकट मिली हुई है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल वोटिंग का दिन होगा भाई साहब, काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा, रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, जो भी जीतेंगे या हारेंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट रहा तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड इन 1951। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ और पहला जनरल इलेक्शन भाई साहब 1951 में लड़ा गया, जिसमें फर्स्ट वोटर वाज श्याम शरण नेगी। कोड ऑफ कंडक्ट मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन आते हैं? वोटर्स भी आते हैं, रूलिंग पार्टी भी आती है और गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है। सारे पार्टीज, वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर फ्री, फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस। चैलेंजेस क्या हो सकता है भाई साहब? आपका मिसयूज ऑफ पैसा, मनी, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन, और आपका भाई साहब वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, और फैमिली मोनोपोली, ठीक है, फैमिली मोनोपोली भी हो सकती है। ओके, इसी के साथ होता है चैप्टर समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। In a democracy, people rule over the country through their representatives. In this chapter, we will see how these representatives are elected. We try to understand different terms in the process of election like voter, candidate, political party, etc. Introduction. Teacher, we shall do one experiment today. Student, which one, sir? Teacher, we shall elect one representative from your class. Student, what is a representative, sir? Teacher, you face so many difficulties. For solving them or to tell your teacher about them, you need the help of such student who can communicate all about those difficulties
to your headmaster. That student will be called as your representative. Student: Sir, who will be our representative? Student: How, sir? Teacher: You all will vote, and the student who gets maximum number of votes will be declared as your representative. Student: Let us have election now. Teacher: Who will contest election? Student A: I will. Student B: Sir, I will. Student C: Sir, I will also. Teacher: Now I will explain you everything. Election is at the center of democratic system. Citizens can select a person through election. Election is the process by which any citizen can participate in the working of government indirectly. It creates the sense of involvement among the citizens. Democracy is the form of government which gives opportunity to the people for participation. Through the principle of universal adult franchisee, citizens get the right to vote. They get the opportunity to vote and elect their representatives. The candidate who gets the maximum votes is declared as elected. Thus, the group of elected representatives comes together and forms the government. Do you mean that there are no elections in dictatorship and monarchy? Democracy is a form of government. In democracy, people have the real power. People elect their rulers. Elections are conducted at regular intervals. Therefore, people have the opportunity to change the government if its performance is not satisfactory. Naturally, the government or rulers must work for the benefit and betterment of the people. Otherwise, they will face defeat in the next elections. Famous definition given by Abraham Lincoln: Democracy is government of the people, for the people, and by the people. Early history of democracy is related to ancient Greece. In some cities of Greece, all citizens participated in decision-making. In ancient Greek cities, the population was limited. So, it was possible for each and every citizen to directly participate in the working of the government. It means Greek citizens of those cities were collectively taking decisions on any matter which was related to their life. It is known as direct democracy. It was possible for all citizens of the Greek city to gather together and to take a decision on the basis of majority. As the time passed by, the population increased. Now, it is not possible to include every citizen in the decision-making process directly. Therefore, the new system of representative democracy has emerged. People elect their representatives, and those representatives, on behalf of the people, run the government. Is there any country which has direct democracy in modern times? First, what is democracy? Second, what is direct democracy? B. Constituency. To conduct elections, the country is divided into specific areas based on the population. These areas are known as constituencies. In India, there are 543 constituencies for Lok Sabha. The area for each constituency is fixed. The voters from this area vote and one candidate gets elected. Lok Sabha constituency is for electing the member to Lok Sabha, and the member who is elected from this constituency is known as Member of Parliament, MP. Similarly, the state has legislative assembly constituencies. The elected candidate from legislative assembly is known as Member of Legislative Assembly, MLA.
At the local level, the elections for municipal corporation or Zilla Parishad are also conducted. The elections to Panchayat Samiti and Gram Panchayat are also conducted by the same method. Do we have 50% reservation for women even at Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? C. Voter. In India, a citizen who has completed the age of 18 years is qualified as a voter. It is necessary to register the name of the citizen in the electoral roll. An electoral roll is the list of voters for the particular area. Citizens have to fill the form and submit it to the concerned officer. This form is available on the website of Election Commission of India as well as State Election Commission websites. When persons fulfill the conditions of 18 years of age and are citizens of India, they get the right to vote. Their names appear in the electoral roll published by the government. The citizens in India get the election photo identity card. This card is like a school identity card. Along with photo identity card, other identity proofs like ration card or driving license are accepted as a proof of the voter. D. Candidate. Any person who is a voter can become the candidate, but there is a difference of age. For example, in India, the voter should be at least 18 years of age and the candidate for Lok Sabha should be at least 25 years of age. There are other conditions for the candidature laid down by the laws. Any person who fulfills these conditions can fill the nomination form and pay the deposit. A citizen can stand as an independent candidate or a political party can nominate the candidates for an election. E. Political parties. Political parties are important in the functioning of democracy. A political party is a group of people who share same ideas about public questions. Political parties contest elections with their candidates and run the government if elected. Parties form different policies and programs on various issues related to the people and the country. They can implement these policies after getting elected. It is necessary for parties to secure the support of the majority of voters. Therefore, parties keep working among the people, helping them in sorting out the problems, etc. People support parties on the basis of leadership, programs and ideology. Besides, in an election, candidates fielded by parties also matter. Can we have parties in school? Parties which are unable to secure majority of seats perform the role of opposition. The opposition parties criticize the government for the wrong policies. Therefore, role of opposition parties is equally important in democracy. First, what is universal adult franchise? Second, what is constituency? Third, what are the conditions for becoming voter? Fourth, what are the conditions for becoming candidate? Fifth, what is a political party? Sixth, do you know the name of main opposition party in India currently? F. Direct election. Option: direct election. The voters in India elect the representatives to Lok Sabha and state legislative assemblies. This is called as direct election. People directly vote for their representatives. Indirect election. Option: indirect election. Elected members of Lok Sabha
Rajya Sabha and Vidhan Sabha, that is, State Legislative Assembly, vote for the election of the President of India. This election is known as indirect election. In the election of the President, the citizens do not vote directly. People's representatives elect the President on behalf of the people. It means people indirectly participate in the election of the President. Election Commission of India. Election Commission of India is formed through the provisions of the Indian Constitution. It consists of Chief Election Commissioner and 2 other election commissioners. It performs the functions of preparing the voters' list, announcing the schedule of the election, and is responsible for conducting free and fair elections. It means the Election Commission has the responsibility for the complete electoral process. Don't you think that Election Commission is more powerful than the rulers? First, what do you mean by Election Commission? Second, what do you mean by MP? Third, what do you mean by MLA? Fourth, what is direct election? Fifth, give an example of indirect election. Electoral process in India. Indian democracy is recognized as representative form of democracy. People elect members of Lok Sabha. The elections are conducted normally after every 5 years. So far, there have been 15 elections to the Lok Sabha. Let us look at some details about the 15th Lok Sabha election. This will help us understand the electoral process. G. Electronic voting machine. Voters in India used to vote through the ballot paper by applying stamp on the ballot paper containing the names of the candidates. Since 2004, Lok Sabha elections are conducted on electronic voting machines, EVMs. They were first used in 16 assembly constituencies from Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh in state legislative assembly elections in November 1998. The voter has to press the button in front of the name of the candidate. Later, on the counting day, votes on all the EVMs in a constituency are counted. Fifteenth general elections to Lok Sabha were announced on 2nd of March 2009. The previous election to the 14th Lok Sabha was conducted in May 2004. General elections were held to the 15th Lok Sabha in 5 phases between 16th April 2009 and 13th May 2009. There are 543 Lok Sabha constituencies and 1 representative is elected from each constituency. 79 constituencies are reserved for scheduled castes and 41 constituencies for scheduled tribes. Only persons from these communities can contest election from such constituencies. There were 71 crore 40 lakhs voters in 2009 Lok Sabha elections. The results of the election were announced on 16th May 2009. On 22nd May 2009, Manmohan Singh was sworn in as the Prime Minister. Career opportunities. Students can make a career with the help of research in the field of elections. Elections provide the opportunity for researchers. Many non-government agencies are ready to provide funds for survey research. Survey is done to understand the opinion of the voters by interviewing them. It requires basic skills and training to interview the voter for the survey. This can be extended to develop a career.
The field of journalism also requires systematic analysis of the elections. Many television channels are interested in the data generated from surveys. Protection of environment. The use of EVMs that work on battery saved around 1,50,000 trees, which would have otherwise been cut for production of 1,000 tons of paper required for printing the ballot papers, if traditional system of ballot boxes was adopted. Activity. Find out the number of women candidates who won the Lok Sabha elections in India since the first election. Search the names of your mother or sister in the voter list on the website of Maharashtra Election Commission under the tag Search Engine. Collect the information about any of the recent election from your state or region. Fundamental concept. Now, let us understand the entire process of election. A. Universal Adult Franchise. Franchise is the right of the citizens to vote and elect their representatives. This right is equal to all. The right to vote is given without any discrimination of caste, class, color, religion, or, for that matter, being a man or woman. Therefore, it is called as Universal Adult Franchise. It is based on the principle of equality. Any citizen of India above the age of 18 can vote in an election. Initially, age limit for voting was 21. Who decided to change the age limit? Percentage of voting in India. 2009, 58.99%. 2004, 57.75%. 1999, 59.73%. 1998, 62.04%. 1996, 57.94%. 1991, 56.73%. 1989, 58.23%. 1984, 63.53%. 1980, 56.85%. 1977, 60.48. 1971, 55.25. 1967, 60.95. 1962, 55.09. 1957, 63.75. 1952, 61.16. School attendance is compulsory. Then why voting is not? Activity. Conduct a debate competition on the topic voting should be made compulsory. Conduct the election in the classroom for electing class representative. For example, here is the map of the Gadchiroli-Chimur parliamentary constituency in Gadchiroli district of Maharashtra. It includes 6 legislative assembly constituencies within its area. Total number of voters 12,85,387. Number of candidates 11. Number of voters voted 8,37,247. Polling percentage 65.14. Candidate A. Party 1 2,93,176 votes. Candidate B. Party 2 1,35,756 votes. C. Party 3 3,21,756 votes. Declared as winner by 38.43%. Candidate D. Party 4 23,001 votes. Candidate E. Party 5 4,972 votes. Candidate F.
Party 6, 4,228 votes. Candidate G, Party 7, 7,240 votes. Candidate H, Party 8, 4,392 votes. Candidate I, Party 9, 7,953 votes. Candidate J, Party 10, 8,916 votes. Candidate K, Party 11, 25,857 votes. Activity. The names of candidates and political parties are missing. Find out the names of candidates and political parties from above constituency.